अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 10 गैशियस एक्सचेंज के एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर के हमारे पास 19 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से प्लांट्स गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद नहीं होते गैसेस एक्सचेंज के लिए। जैसे कि हमारे अंदर रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उस तरह से प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होते। प्लांट की बॉडी का हर एक पार्ट इन्वायरमेंट से स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की मदद से गैशियस एक्सचेंज करता है। जैसे कि जो लीव्स होते हैं वो गैशियस एक्सचेंज करते हैं स्टोमेटा की मदद से। ये स्पेसिफिक ओपनिंग्स होती हैं लीव्स की एपिडर्मस के अंदर। इसके अलावा जो वुडी स्टेम होती है उसकी आउटर लेयर के अंदर, उसकी बार्क के अंदर स्मॉल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं जिन्हें लेंटिसेल्स बोला जाता है। इसके अलावा जो रूट्स होती हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं बाय रूट हेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वेज थ्रू विच प्लांट्स कैन ऑब्टेन ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन को कहाँ से कैसे ऑब्टेन करते हैं। जो लीव्स होते हैं वो ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं एयर से, स्टोमेटा की मदद से। इसके अलावा जो वुड स्टेम होती है वो भी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करती है लेंटिसेल्स की मदद से। इसके अलावा रूट ऑक्सीजन को लेती है सॉइल से। रूट्स जो हैं वो रूट हेयर्स की मदद से सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है उस ऑक्सीजन को उन रूट हेयर्स की मदद से ये रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा प्लांट्स की बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होते हैं ना, उन लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ऑक्सीजन इज़ आल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। यानी किसी भी पर्सन को, किसी शख्स को दरख्त के नीचे रात को क्यों नहीं सोना चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि रात के वक्त प्लांट्स के अंदर सिर्फ सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और आपको पता है सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अच्छा, अब इसके आंसर की तरफ आते हैं। वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात कि प्लांट्स के अंदर सेलुलर रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है और वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर बिकम्स मोर हाई। यानी प्लांट्स के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स के पास जो एयर होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एयर के अंदर ज़्यादा होगी तो ये हमें, हाँ, हमारे अंदर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काज करेगा। ठीक है, यानी रात को अगर आप दरख्त के नीचे सोते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वुड वेरी वेट सॉइल बी डेंजरस टू प्लांट्स। वेट सॉइल का मतलब ये होता है वो सॉइल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है। ठीक है, तो वेट सॉइल प्लांट के लिए कैसे डेंजरस हो सकती है। यहाँ पर इसका आंसर है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स नीड ऑक्सीजन टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। अब जिस तरह से प्लांट की बॉडी के जितने सेल्स और जितने भी सेल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से रूट्स के जो सेल्स होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करके फूड की ब्रेकडाउन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं और एटीपी बनाते हैं। उस एनर्जी को और एटीपी को यूज़ करते हैं रूट्स के सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा वेट होगी तो फिर क्या होगा, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर स्मॉल पोर्स मौजूद होते हैं। वो जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं रह पाएगी। यानी जब वेट सॉइल होगी तो वो जो स्मॉल पोर्स होंगे उन स्मॉल पोर्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। जब इन स्मॉल पोर्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये रूट्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी और प्लांट क्या हो जाएगा, विल्ट हो जाएगा, जब प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वाई डू प्लांट्स नॉट नीड स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों नहीं होती। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि प्लांट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिंपल होती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स आर इन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। Plants do not require respiratory system because the parts of plants such as stem, leaves, roots, etc. exchange gases independently for respiration. Plants की बॉडी के जो जितने भी parts होते हैं वो independently directly environment से gaseous exchange करते हैं या respiration directly वो
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की मदद से कर लेते हैं। इस वजह से प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। जो हम एयर इनहेल करते हैं वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट से होती हुई एल्वियोलाई के अंदर जाती है। ये एल्वियोलाई छोटे छोटे इस तरह के स्मॉल एयर सैक्स होते हैं और इन एल्वियोलाई की सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। यहाँ पर ये जो रेड और ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, तो एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये जो एल्वियोलाई होती हैं इन्हें कैपिलरीज ने सराउंड किया हुआ होता है। अब ये जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। उसी तरह से ये जो कैपिलरीज की वॉल होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई आर थिन वॉल्ड एंड हैव मॉइस्चर। एल्वियोलाई की वॉल्स थिन होती है और इनके ऊपर मॉइस्चर होता है, यानी ये वेट होती हैं। ऑक्सीजन उस मॉइस्चर के अंदर डिज़ोल्व होती है और मूव करती है एल्वियोलाई से या डिफ्यूज़ करती है एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसी तरह से ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करती है एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो ऑक्सीजन मूव करती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज से एल्वियोलाई के अंदर मूव करती है। तो इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, यानी ये गैसेस अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेट ऑफ ब्रीथिंग। ये बात तो आपको पता होगी, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई हैवी वर्क करते हैं तो जो हमारा ब्रीथिंग का रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन वी एक्सरसाइज एंड आवर मसल्स वर्क हार्डर। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। आवर बॉडी यूजेस मोर ऑक्सीजन। हमारी बॉडी और ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ करती है और बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्यों होता है? आपको पता है, जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा फूड की ब्रेक डाउन होती है और उस फूड की ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है। और आपको पता है सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर जब फूड को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे सेल से ब्लड के अंदर रिलीज़ होती है। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो फिर जो हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करता है। ये रिस्पिरेटरी सेंटर हमारे ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा इसे कहते हैं। जैसे ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा पाता है तो ये ब्रीथिंग के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। जब ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज़ होता है, ब्रीथिंग का रेट क्यों इंक्रीज़ होता है? ताकि ये जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होती है इसे बाहर निकाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ऑब्टेन किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड-19 अफेक्ट ब्रोनकाई। ब्रोनकाई आपको पता है ये भी स्मॉल ट्यूब्स होते हैं, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा हैं। आफ्टर ट्रैकिया ब्रोनकाई और फिर ब्रोनकाई से ब्रोनक्यूज जो है वो अराइज होती हैं। द वायरल इन्फेक्शन मेक्स ब्रोनक्यूज स्वेल एंड बिकम इन्फ्लेम्ड। यानी ये जो ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूज होती हैं, वायरल इन्फेक्शन इनके अंदर स्वेलिंग काज करते हैं, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। इसी के साथ साथ म्यूकस इन एयरवेज के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। म्यूकस कलेक्ट इन दीज एयरवेज विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर एयर टू फ्लो फ्रीली इन एंड आउट ऑफ लंग्स। यानी लंग्स से एयर ईजीली या इन ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल से एयर जो है वो ईजीली फ्लो नहीं हो पाती जब इनके अंदर म्यूकस जमा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमने मिस किया था, कंपेयर इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर आपको पता है वो एयर जो हम इनहेल करते हैं और एक्सपायर्ड एयर वो एयर होती है जो हम बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं। अब इंस्पायर्ड एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस की कंपोजिशन वही होती है जो नॉर्मल एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस की कंपोजिशन होती है। आपको पता है ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन एयर के अंदर कितनी होती है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, नाइट्रोजन 79%। अब जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन 16% होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें से कुछ ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है और वो ऑक्सीजन फिर फर्दर आगे जाकर सेलुलर रिस्पिरेशन के अंदर यूज़ होती है। अब जो हम एयर एक्सेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा क्यों होती है? 4% क्यों होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन। फिर बॉडी सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर, ब्लड से उसे एल्वियोलाई के अंदर रिलीज़ किया जाता है और एल्वियोलाई से हम एक्सपायर्ड एयर के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। और नाइट्रोजन जितनी हम इनहेल करते हैं उतनी हम एक्सेल कर देते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर हमारे लंग्स से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हमारे ब्लड के अंदर। इसके बाद वाटर वेपर्स इंस्पायर्ड एयर के अंदर वेरिएबल होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप
कब इन्हें कहाँ पे कौन सी जगह पे एयर को इनहेल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों के अंदर जो आप एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, और गर्मियों के अंदर जो आप एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर वाटर वेपर्स कम होते हैं। तो वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। जैसे सर्दियों के अंदर टेम्परेचर जो है वो एयर का क्या होता है, कम होता है, और गर्मियों के अंदर ज़्यादा होता है। डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होते हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स एक्सपायर्ड एयर के अंदर होते हैं। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो एक्सपायर्ड एयर का बॉडी टेम्परेचर के बराबर होता है। डस्ट पार्टिकल्स जो एक्सपायर्ड एयर होती है उसके अंदर ना होने के बराबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर। फ्रेश एयर के अंदर सांस लेने का क्या फ़ायदा है, क्या इम्पोर्टेंस है। ये बात तो आपको पता है, ऑक्सीजन नीडेड है किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिस्पायरेशन इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, थस द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर इज़ टू गेट मोर एनर्जी। यानी अगर हम फ्रेश एयर में ब्रीथ करेंगे तो ज़्यादा मकदार में ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगी, और वो ऑक्सीजन फिर यूज़ होगी फर्दर आगे एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने में। ठीक है, इसी तरह से जो फ्रेश एयर होती है वो प्लूटेंट्स से फ्री होती है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक और केमिकल्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते। और अगर ये केमिकल्स उस एयर के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो ज़हरी बात है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट इन्फेक्शंस और डिजीज़ से बचा रहता है। थस ब्रीथिंग इन फ्रेश एयर इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्शन फ्राम मैनी इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नेज़ल एंड ओरल कैविटी क्लियर। नेज़ल और ओरल कैविटी को क्लियर रखने का क्या फ़ायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है। ये बात आपको जहन में होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है वो कवर्ड है स्किन के ज़रिए। यानी हमारी जो स्किन होती है हमें प्रोटेक्ट करती है, डिफरेंट वायरसेस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर नहीं इंटर हो सकते। लेकिन ये जो दो हैं ये ओपन पाथ हैं, नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी। नेज़ल कैविटी से हम एयर इनहेल करते हैं और ओरल कैविटी से हम फूड खा रहे होते हैं। तो ये ओपन सोर्स है जहाँ से हम डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स को ले रहे होते हैं। ठीक है, एनीथिंग दैट एंटर्स द बॉडी हैज़ टू पास थ्रू नेज़ल कैविटी एंड ओरल कैविटी। जो भी बॉडी के अंदर चीज़ एंटर होती है वो नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी से एंटर हो रही होती है। एयर पासिस थ्रू नेज़ल कैविटी, एयर जो है वो नेज़ल कैविटी से एंटर होती है। अगर ये कैविटी क्लीन होगी फिर जो एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है वो भी क्लीन होगी, और अगर ये कैविटी क्लीन नहीं होगी तो फिर हमारे लंग्स के इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। थर्स लंग्स विल बी सेव्ड फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस अगर ये नेज़ल कैविटी क्लीन होगी। इसी तरह से फूड जो पास होती है वो ओरल कैविटी से पास होती है और हमारी गट के अंदर यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इंटर होती है। अगर ओरल कैविटी क्लीन होगी, जर्म्स से क्लीन होगी, तो फिर जो फूड हमारे गट के अंदर जाएगी वो भी साफ़ होगी, और हमें मुख्तलिफ जो गट के डिसऑर्डर्स होते हैं वो नहीं हो पाएंगे। और अगर ओरल कैविटी क्लीन नहीं होगी तो फिर हमें मुख्तलिफ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो हमारे दांत है वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, योर टीथ विल स्टार्ट डिकेइंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस हो गई ओरल और नेज़ल कैविटी को क्लियर रखने की। नेक्स्ट डिफरेंसेस है बहुत सारे, तो हम इन डिफरेंसेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस हमने करना है ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के अंदर। ब्रीथिंग क्या है, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। फ़िज़िकल प्रोसेस का मतलब वो प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ना हों। ठीक है, तो इसमें जस्ट क्या होता है, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स की मूवमेंट होती है जिसकी वजह से हम ऑक्सीजन को या एयर को इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इम्प्योर एयर के अंदर मौजूद होती है उस इम्प्योर एयर को हम एक्सेल करते हैं। रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ की जाती है फूड की ब्रेक डाउन से, यानी फूड की बायोकेमिकली ब्रेक डाउन की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, स्पेसिफिक एंजाइम्स की मदद से उस फूड की ब्रेक डाउन की जाती है। इट टेक्स प्लेस इन लंग्स, ये ब्रीथिंग जो है ये हमारे लंग्स के अंदर होती है, और ये जो रिस्पायरेशन होती है ये इट टेक्स प्लेस इन लंग्स एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर ये रिस्पायरेशन, या जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी मोर स्पेसिफिकली बोलते हैं, ये रिस्पायरेशन हमारी बॉडी के सारे सेल्स के अंदर हो रही होती है। तो आप इस डिफरेंस के अंदर ये लिख लें, इट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑल बॉडी सेल्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ब्रीथिंग जो है वो एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें मसल्स की मूवमेंट हो रही होती है, तो मसल्स की मूवमेंट में एनर्जी यूज़ होती है, जबकि रिस्पायरेशन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ,
और नेक्स्ट डिफरेंस है रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान। जो रिस्पायरेशन है ये आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम फूड। जबकि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स फूड बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट। जो रिस्पायरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस आपको पता है वो प्रोसेस होता है जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, और एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। इसके बाद जो रिस्पायरेशन है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही होती है, जबकि फोटोसिंथेसिस इट ओनली टेक प्लेस इन ऑटोट्रॉफ्स लाइक प्लांट्स एंड एल्गी। प्लांट्स और एल्गी के अंदर ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान। इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर इनटू आवर लंग्स, और एक्सपायरेशन का मतलब होता है एक्सहेलेशन ऑफ एयर फ्रॉम आवर लंग्स। यानी एयर को इनहेल करना इंस्पायरेशन, एक्सहेल करना एक्सपायरेशन। सबसे पहले ये कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर किस तरह से मूव करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, वो हमने कंपेयर करना है। तो डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम नीचे मूव करते हैं, और एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करते हैं और डायफ्राम ऊपर मूव करता है। इसके साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स या इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के दरमियान मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स बाहर की जानब मूव करती हैं। इसके बाद एक्सपायरेशन के दौरान ये रिलैक्स करते हैं और रिब्स अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मूव करती हैं। जो रिब केज होता है मूव्स अप एंड आउट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द रिब केज मूव्स डाउन एंड इन, अंदर की तरफ मूव करती हैं रिब्स। जो थोरेसिक कैविटी का एरिया होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो इंक्रीज़ हो जाता है, और ड्यूरिंग एक्सपायरेशन थोरेसिक कैविटी का एरिया डिक्रीज़ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ थोरैक्स, यानी थोरैक्स के ऊपर जो प्रेशर होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि थोरैक्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके ऊपर प्रेशर या लंग्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जबकि एक्सपायरेशन के दौरान थोरैक्स के ऊपर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी वजह से लंग्स के अंदर एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। यानी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लंग्स के अंदर एयर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, और फिर वो एयर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन हमारे लंग्स से बाहर रिलीज़ होती है। इसके बाद एयर मूव्स इनटू लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के दरमियान। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मस ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स के एपिडर्मस के अंदर मौजूद होते हैं। लेंटिसेल्स भी स्मॉल पोर्स होते हैं लेकिन स्टोमेटा से थोड़े लार्ज होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुड स्टेम। वुड स्टेम की जो बार्क होती है, बार्क स्टेम की आउटर लेयर को कहते हैं। इसके बाद जो गैशियस एक्सचेंज होता है लीव्स के अंदर वो होता है स्टोमेटा की मदद से, जबकि गैशियस एक्सचेंज इन वुड स्टेम अकर बाय लेंटिसेल्स। वुड स्टेम के अंदर गैशियस एक्सचेंज लेंटिसेल्स की मदद से होता है। स्टोमेटा हैव गॉड सेल्स वाइल लेंटिसेल्स डोंट हैव गॉड सेल्स। इसके अलावा स्टोमेटा यूजली ओपन्स ड्यूरिंग डे टाइम वाइल लेंटिसेल्स ऑलवेज रिमेन ओपन। लेंटिसेल्स हमेशा ओपन रहते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के दरमियान। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। और ऑस्मोसिस के अंदर हम किन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं? स्पेसिफिकली बात करें तो हम वाटर की मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। बायोलॉजी के अंदर अगर हम स्पेसिफिकली बोलें तो वाटर जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, या ऑस्मोसिस के प्रोसेस की मदद से वो मूव करता है। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। ठीक है, यानी ये सोल्यूशन होता है ना, उस सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट और दूसरे सोल्यूट्स। सोल्यूट्स मूव करेंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस के जरिए, और जो सॉल्वेंट मूव करेगा वो मूव करता है किसकी मदद से? ऑस्मोसिस की मदद से। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली वाटर की बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं। जब सॉल्वेंट मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होती है जहाँ से कुछ पार्टिकल्स, स्पेसिफिक पार्टिकल्स गुजर सकते हैं। तो जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे ऑस्मोसिस बोला जाता है। डिफ्यूजन डज नॉट नीड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। इसके बाद इट इज़ मोस्ट कॉमन इन गैसेस
एज वेल एज इन लिक्विड्स, इन दोनों के अंदर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। जबकि ऑस्मोसिस जो है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू सोल्यूशंस, यानी ये सिर्फ सोल्यूशंस के अंदर ही होता है, सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट भी हो और सॉल्वेंट भी हो, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना भी ज़रूरी होता है। डिफ्यूजन की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है और इसके अंदर जब आप इंक का ड्रॉप आप डालते हैं तो वो जो इंक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इस वाटर के अंदर फैल जाती है, तो वो क्या है, एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहीं भी नज़र नहीं आई। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक के अंदर यहाँ पे दरमियान में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये टैंक ए है और ये टैंक बी है। टैंक ए के अंदर जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, और टैंक बी जो यहाँ पे भी एक सोल्यूशन है वाटर का किसी और चीज़ के साथ, और यहाँ पे ये जो वाटर है उसकी कंसनट्रेशन बहुत कम है। तो वाटर किस साइड से किस साइड की तरफ मूव करेगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वाटर मूव करेगा, ये जो ए वाला टैंक है यहाँ से बी वाली साइड की तरफ जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन कम है। तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है जिसमें वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, स्मोकर और पैसिव स्मोकर के दरमियान डिफरेंस। स्मोकर क्या होते हैं, द एक्टिव स्मोकर ब्रीथ्स इन द मैन स्ट्रीम स्मोक ड्यूरिंग अ पफ, यानी जब वो कश लगाते हैं तो फिल्टर एंड से जो स्मोक निकलता है उसको वो इनहेल कर रहे होते हैं, वो स्मोकर होते हैं। जो पैसिव स्मोकर होते हैं, द पैसिव स्मोकर इनहेल्स नॉट ओनली द स्मोक जनरेटेड बाय द लिट ऑफ सिगरेट, यानी सिगरेट का जो एंड होता है जहाँ से धुआं निकल रहा होता है, जहाँ से वो स्मोक, जहाँ से वो तंबाकू जो है वो जल रहा होता है, ना सिर्फ वो वाला धुआं वो इनहेल कर रहे होते हैं, जबकि वो वाला धुआं भी वो इनहेल करते हैं जो कि स्मोकर जो है वो एक्सेल करता है। स्मोकर जो स्मोक एक्सेल करता है वो भी ये पैसिव स्मोकर इनहेल कर रहे होते हैं, और वो स्मोक भी इनहेल करते हैं जो कि सिगरेट की लिड से रिलीज़ हो रहा होता है, जो बर्निंग एंड से रिलीज़ हो रहा होता है। स्मोकर इनहेल स्मोक डायरेक्टली और एक्सेल करते हैं स्मोक को इन्वायरमेंट के अंदर, जबकि पैसिव स्मोकर जो होते हैं वो इनडायरेक्टली स्मोक को इनहेल करते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट डिफरेंस है ब्रोंकाइटिस और नमूनिया के दरमियान। ये डिजीज़ हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ एयरवेज लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी इसके अंदर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स या ट्रैकिया वगैरह के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जबकि नमूनिया जो है इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वुलाई ऑफ लंग्स, इसमें एल्वुलाई जो होती हैं वो सूज जाती हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, तो इट इज़ कॉज्ड बाय स्मोकिंग, वायरसेस, बैक्टीरिया। ठीक है, इनकी वजह से ये ब्रोंकाइटिस होती है। जबकि जो नमूनिया होती है ये भी डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरसेस से होती है। जो मोस्ट कॉमन इसका कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है विच इज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट ऑफ नमोनिया। इसके सिम्टम्स जो है ब्रोंकाइटिस के वो हैं कफिंग और ब्रेथलेसनेस, यानी इसमें कफिंग होती है और ब्रेथलेसनेस होती है। जबकि जो नमोनिया होता है उसके सिम्टम्स के अंदर आ जाता है फीवर, चिल्स, ठीक है, चेस्ट पैन, कफ, हेडिक, नाउजिया, डायरिया वगैरह, ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं नमोनिया के। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस एनारोबिक रेस्पिरेशन सॉरी इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 और 38 एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा ये जो रेस्पिरेशन होती है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यीस्ट एंड आल्सो इन आवर मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। ठीक है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो सारे के सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और हमारी बॉडी के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं, जो कि है डिफरेंस बिटवीन फेरिंक्स एंड लैरिंक्स। फेरिंक्स जो होती है इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड माउथ, लैरिंक्स इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो फेरिंक्स, फेरिंक्स के नीचे ये लैरिंक्स मौजूद होती है। फेरिंक्स जो होती है इट इज़ कॉमन पाथ फॉर फूड एंड एयर, यानी फेरिंक्स से फूड भी गुजरती है और एयर भी गुजरती है। जबकि लैरिंक्स जो होती है इस लैरिंक्स से एयर पास होती है, एयर जो होती है वो हमारी फेरिंक्स से होने के बाद लैरिंक्स के अंदर जाती है। फेरिंक्स डू नॉट कंटेन वोकल कॉर्ड्स, फेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, जबकि लैरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। फेरिंक्स पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का हिस्सा है, जबकि लैरिंक्स जो है इट इज़ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंक्स जो होती है इसकी वॉल्स मसल से बनी हुई होती हैं, जबकि लैरिंक्स की वॉल्स जो हैं वो मसल्स और कार्टिलेज
दोनों से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस के दरमियान डिफरेंस करते हैं। जो ग्लॉटिस होती है वो बेसिकली होती है ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स। लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है यहाँ पर, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ओपनिंग छोटी सी, ये दरमियान में, ठीक है, ये ग्लॉटिस है। और इस ग्लॉटिस के ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये एक स्पेसिफिक टिश्यू, ये वाला है, ठीक है, ये जो एक स्पेसिफिक टिश्यू है ना, ये एपिग्लॉटिस होता है। ग्लॉटिस इज सराउंडेड बाय अ कार्टिलेज नोन एज एपिग्लॉटिस, ठीक है। ग्लॉटिस का काम क्या होता है? एयर फ्रॉम फेरेंक्स इंटर्स टू ग्लॉटिस। फेरेंक्स से जो एयर होती है वो ग्लॉटिस के अंदर इंटर होती है, ठीक है, और फिर फर्दर आगे विंड पाइप के अंदर एंटर होती है। ग्लॉटिस आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ग्लॉटिस जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करवाने की भी रिस्पॉन्सिबल होती है। जबकि जो एपिग्लॉटिस होती है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, यानी एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है फूड को लैरिंक्स के अंदर इंटर होने से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीथिंग थ्रू नोज़ इज़ हेल्दियर देन ब्रीथिंग बाय माउथ, वाई? यानी जो नोज़ से हम सांस लेते हैं वो ज़्यादा हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू माउथ ब्रीथिंग। वो इस वजह से, द हेयर एंड म्यूकस लाइनिंग इन द नोज़ हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर पार्टिकुलेट मैटर। यानी जो म्यूकस और हेयर मौजूद होता है नोज़ के अंदर, वो फिल्टर करता है एयर को। दिस इज़ एब्सेंट व्हेन वी ब्रीथ बाय माउथ, यानी माउथ के अंदर ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं। दिस इज़ द रीज़न ब्रीथिंग थ्रू नोज़ इज़ सेड टू बी हेल्दियर दैन थ्रू द माउथ। यानी नोज़ से जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो फिल्टर होती है बाय हेयर एंड म्यूकस दैट आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। यानी ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्पेसिफिक रिस्पिरेटरी सरफेस की मदद से होता है। जैसे कि हमारे अंदर जो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है वो हमारी एल्वेओलाई होती हैं, जिनकी मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर वो जो सर्फेसिस होती हैं रिस्पिरेटरी सर्फेसिस, वो स्टोमेटा हो गया, इसके अलावा लेंटिसल्स वगैरह हो गया। अब यहाँ पर फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पर है, द रिस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। रिस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया वो जो है लार्ज होना चाहिए। जैसे हमारे जो एल्वेओलाई हैं वो, उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। इट शुड हैव मॉइस्चर, ठीक है, इसकी सरफेस जो होती है मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए। और ब्लड सप्लाई एफिशिएंट होना चाहिए। अगर हम अपने या एनिमल के केस की बात करें तो ब्लड सप्लाई मैक्सिमम होना चाहिए, मॉइस्ट सरफेस होनी चाहिए, और इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। और इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से फिर जो रिस्पिरेटरी सरफेस होता है उससे एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग आर शोन इन गिवन डायग्राम्स। हमने ये बताना है इन दोनों में से इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन कौन सी है या एक्सेलेशन कौन सी है। तो यहाँ पर देखें, ए वाली के अंदर डायफ्राम यहाँ पे और बी वाली के अंदर डायफ्राम ऊपर मूव किया हुआ है। तो आपको पता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, इस वजह से जो डायग्राम बी है वो एक्सेलेशन है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलेशन के दौरान डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी रीज़न लिखी है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायफ्राम मसल्स मूव अपवर्ड, डायफ्राम मसल्स रिलैक्स होते हैं और डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है, रिप्स डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव करती है और चेस्ट कैविटी का एरिया रिड्यूस हो जाता है एज शोन इन डायग्राम बी। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग ऑन द इनर वॉल्स ऑफ ट्रेकिया ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी सिगरेट का जो स्मोक होता है वो ट्रेकिया की इनर वॉल्स को किस तरह से मुतासर करता है। वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया आर वेरी सेंसिटिव टू स्मोकिंग। स्मोकिंग के हवाले से ट्रेकिया की वॉल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। स्मोकिंग डैमेज द सीलिया दैट आर प्रेजेंट इनसाइड ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर जो सीलिया होते हैं वो एयर को फिल्टर करते हैं। केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन सिगरेट स्मोक, केमिकल्स जो होते हैं जो सिगरेट स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं वो ट्रेकिया की इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। प्लस ये जो सीलिया ट्रेकिया के अंदर मौजूद होते हैं उन सीलिया को भी ये केमिकल्स डैमेज करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ गैसेज इन इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। हमने बताना है कि 1 और 2 में से इंस्पायर्ड एयर कौन सी है और एक्सपायर्ड एयर कौन सी है। ये जो वाई है ना, ये है 79% नाइट्रोजन। इधर भी ये ब्लू वाली नाइट्रोजन है और इधर भी ये जो वाई है ये नाइट्रोजन है। तो वाई तो जहन में आ गया कि वाई नाइट्रोजन है। अब जेड क्या होगा, यहाँ पे जेड ऑक्सीजन है और यहाँ पे जेड देखें थोड़ी सी कम है। एक्सेलेशन के दौरान, इनहेलेशन के दौरान जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो 21% होती है और एक्सेलेशन के दौरान वो होती है 16%।
और यहाँ पर देखिए एक्स जो हम इनहेल कर रहे हैं ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि 0.04% होती है। यहाँ पर बिल्कुल ये पिंक कलर शो नहीं हो रहा या रेड कलर शो नहीं हो रहा, और 4% होती है ड्यूरिंग एक्सेलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेलेशन के अंदर जो एक्सेल्ड एयर होती है उसके अंदर एक्सपायर्ड एयर के अंदर 4% होती है। तो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, 1 क्या है इंस्पायर्ड एयर, 2 क्या है एक्सपायर्ड एयर, एक्स क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, वाई नाइट्रोजन और जेड ऑक्सीजन। वाई गैस एक्स इज़ आलमोस्ट नेग्लिजिबल इन फिगर 1। ये जो फिगर 1 है इसके अंदर जो एक्स नेग्लिजिबल क्यों है, क्योंकि इस वजह से क्योंकि जो हम एयर इनहेल करते हैं उसके अंदर 0.04% क्या मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, जो कि बहुत कम होती है। जो जितनी भी गैसेज हम इनहेल करते हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से एक्स डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर एक्स जो है वो निग्लिजिबल है, बहुत कम होती है। हाउ द परसेंटेज ऑफ एक्स इज़ इंक्रीज इन फिगर 2। फिगर 2 के अंदर एक्स इस वजह से इंक्रीज़ होता है क्योंकि आपको पता है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो वो फिर बॉडी से, हमारी बॉडी सेल से वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर, और ब्लड से फिर उसे लंग्स के अंदर रिलीज़ किया जाता है, और लंग्स से हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपायर्ड एयर की मदद से बाहर रिलीज़ करते हैं। तो इस वजह से एक्सपायर्ड एयर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द फिगर शोज़ अ हेल्दी लंग एंड डिजीज़ लंग। इसमें ये हेल्दी लंग है ए वाला और ये डिजीज़ लंग है। आइडेंटिफाई द डिजीज़ एंड अफेक्टेड पार्ट ऑफ द लंग। ये तो एल्वुलाई है, स्मॉल सैक्स होते हैं, ठीक है। और आपको पता है वो बीमारी जिसमें एल्वुलाई की वॉल्स टूट जाती हैं, यहाँ पर देखें ये एल्वुलाई छोटे छोटे सैक्स हैं, लेकिन यहाँ पर एल्वुलाइज के दरमियान का जो एरिया है यहाँ पर टूटा हुआ है। तो वो कौन सी बीमारी होती है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द डिजीज़ ड्यूरिंग विच वॉल्स ऑफ एल्वुलाई आर डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। या एल्वुलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, वो टूट जाती हैं ड्यूरिंग एम्फीसीमा। The destruction of walls of alveoli is known as emphysema. How the part B shows structural variation from part A. Part B किस तरह से structural variation शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो alveoli की walls हैं वो ब्रेक हुई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है, यहाँ पर larger sacs हैं, larger alveolar sacs हैं, और यहाँ पर smaller alveolar sacs हैं A के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है राइट एनी टू सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। इसके दो कोई से सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। इसमें एक सिम्टम हो गया वेट लॉस, और दूसरा सिम्टम हो गया चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं एम्फीसीमा के। इसके अलावा रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, ये भी इसके सिम्टम्स के अंदर आता है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है द डायग्राम शोज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, एल्वुलाई है, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी। आइडेंटिफाई द जेड। जेड को हमने आइडेंटिफाई करना है। जेड क्या है, बेसिकली ये एल्वुलाई है, ठीक है। नेम द गैस एक्स एंड वाई। एक्स वो हो, यहाँ पर वो गैस जो हमारी कैपिलरी से ब्लड के एल्वुलाई के अंदर मूव करती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हमारी एल्वुलाई से हमारे ब्लड के अंदर मूव करती है वो होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाई ऑक्सीजन है, एक्स कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लड विच इज़ लिविंग पॉइंट ई। ये जो ब्लड है ये कौन सा ब्लड है, ई वाला, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है तो इस ब्लड को हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये ई वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो चुका है।